नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल गाइस। आई नो आप सभी लोगों को डर भी लग रहा होगा और एक क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन से लेकर के आपके दिमाग में आ रहा होगा और वो होगा कि कितना हार्ड आ सकता है पेपर। भाई आरआरबी जेई का सीबीटी 2 का री एग्जामिनेशन होने वाला है और इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि कितना हार्ड आ सकता है पेपर। और साथ में गाइस इस सेशन को अगर आप सभी लोग देख रहे हैं देन आई विल मेक श्योर कि जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं उनको बाकी स्टूडेंट से ज्यादा फायदा हो। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं और इस चीज में आप सभी लोगों को बता दूं कि आपको सच में फायदा होने वाला है, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट्स देने वाला हूं जो आप लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 70 पेजेस की वो पीडीएफ होने वाली है, तो वो आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है, अब चलो गई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितना हार्ड आ सकता है पेपर। मेरे पास जितनी भी एनालिटिक्स हो सकती थी, जितना भी चीजें मैं सोच सकता था, उस चीजों के बेसिस में आप लोगों को बताता हूं कितना हार्ड आ सकता है पेपर। फिर आप खुद डिसाइड करना कि सर ने क्या सही बताया है या फिर इसमें कोई पॉइंट रह गया। अगर रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सबसे पहली चीज, पेपर हार्ड या इजी दो तीन चीजों से होता है। ठीक है, पहली चीज, पेपर हार्ड या इजी बोलने के लिए मैं आप सभी लोगों को एक चीज बोलूंगा, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो कितना भी हार्ड हो आपको सिंपल लगेगा, और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो कितना भी इजी हो आपको हार्ड लगता है। बट मैं ये वाली बात मान लेता हूं कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपको सब कुछ बनता है, और सब कुछ बनने के बाद, सब कुछ पढ़ाई करने के बाद अब इजी और हार्डनेस कैसे डिसाइड किया जा सकता है उसके बारे में बता रहा हूं। पहली चीज, अगर मैं बात करूं हार्ड और इजी के बारे में, तो जब कोई नया क्वेश्चन आता है जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़े, जिसमें हमें सोचना पड़े, जिसमें टाइम टेकिंग हो, वो चीज हमारे लिए हार्ड हो जाएगी रेदर देन पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज की बहुत प्रैक्टिस की हुई है तो उसके बारे में हमें पता है। दूसरी चीज, अगर आप न्यूमेरिकल करते हो तो न्यूमेरिकल में आप लोगों को समय लगता है, बहुत सारे लोगों की न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस नहीं होती, इसकी वजह से भी न्यूमेरिकल हार्ड लगते हैं, और अगर उसकी जगह कोई थ्योरी क्वेश्चन आ जाए तो वो इजी लगेगा। फिर उसके बाद लेंदी क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन आए और वो बहुत लेंदी हो, जिसको पढ़ने में काफी टाइम लग रहा है, राइट, अगर उसको पढ़ने में काफी टाइम लग रहा है देन ये वाला क्वेश्चन पेपर आपका हार्ड हो सकता है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो इजी होगा। फिर उसके बाद ट्विस्टेड लैंग्वेज, भाई साहब अगर आप लोग देखें कि सिंपली कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेकिन सिंपली ना पूछ के उसको घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो वो चीज आपको हार्ड हो सकती है। अब पेपर हार्ड आपका हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इन चार वजह से, राइट, ये चार पॉइंट्स है जिसकी वजह से कल का पेपर आपका हार्ड हो सकता है। पहली चीज, नए क्वेश्चंस, और ऑल दो भाई न्यू क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कितने न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कितना ज्यादा पेपर टफ किया जा सकता है, लेंदी क्वेश्चन कितने सारे, क्या सारे के सारे लेंदी आएंगे या फिर सारे के सारे ट्विस्टेड आएंगे, फिर करेंगे कैसे, कितना हार्ड पेपर होगा, राइट। इजी तो मैं नहीं मानता, मैं अगर इजी होगा तो मैं तो बिल्कुल चिल होकर के कर लूंगा, लेकिन हार्ड भी हुआ तो सर मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, किस तरीके से पढ़ूंगा, क्या करूंगा, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। तो देखो गाइस, दो तीन चीज आप लोगों को बताने वाला हूं जो आरआरबी के हिसाब से जो भी एग्जामिनर होगा जो इस पेपर को सेट करने वाला है उसके दिमाग में दो तीन पॉइंट्स तो क्लियर होंगे, और उन्हीं तीन पॉइंट्स के बेसिस में उसने पेपर को सेट करा होगा जो आपको देखने के लिए मिलेगा। पहली चीज क्या, कितना भी क्वेश्चन पेपर हार्ड बना ले लेकिन वो बनाएगा सिलेबस से ही, राइट, मतलब कहने का क्या है कि वो सिलेबस से बाहर नहीं जा सकता, राइट। ऐसा हमने ट्रेंड देखा है, अभी जो हमारे एग्जाम हुए थे उस एग्जामिनेशन में हमने देखा कि भाई सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चन नहीं आए थे, है ना, मोस्टली जितना भी पेपर था वो पूरा का पूरा सिलेबस में था। तो अब सिलेबस में वो पूछेगा तो क्या पूछेगा, बिल्कुल हार्ड कर सकता है, न्यू क्वेश्चन, ट्विस्टेड लैंग्वेज, न्यूमेरिकल, लेंदी क्वेश्चन, ये सब डाल सकता है, लेकिन हार्डनेस लेवल कितनी होगी। तो भाई ऐसा नहीं है कि ये पेपर पहली बार हो रहा है, ये री एग्जाम हो रहा है, मतलब कहने का क्या है कि पहले शिफ्ट वन के पेपर हो चुके हैं, और अगर शिफ्ट वन का पेपर हो चुका है तो जो लेवल शिफ्ट वन के पेपर का था वही लेवल रखना पड़ेगा, या फिर उससे थोड़ा सा हार्ड और कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा हार्ड नहीं करेगा। उसका रीजन बताता हूं, अगर उससे ज्यादा हार्ड पेपर आ गया ना तो फिर नॉर्मलाइजेशन करना पड़ जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आएंगे कितने नहीं आएंगे, किसी को नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर मिल गए, किसी को नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिल गए, और उसकी वजह से अगर कोई नया स्कैम बाहर आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट होगा आरआरबी के लिए। सो वो इस तरीके का स्कैम तो नहीं करना चाहेगा जहां पर वो नॉर्मलाइजेशन में फ्री के मार्क्स बांटेगा। देखो फ्री के मार्क्स तो नहीं होते, लेकिन 4 की जगह अगर 40 नंबर नॉर्मलाइजेशन में जाएंगे तो वो फ्री के मार्क्स होते हैं, जो कि गलत है। तो बस ये ना हो इसके लिए वो कोशिश करेंगे कि जो शिफ्ट वन का पेपर था उसी लेवल का ही पेपर दिया जाए, बस।
यहाँ पर एक काम जरूर हो सकता है गाइस, जो मुझे लग रहा है एज अ एग्जामिनर, अगर मुझे वापस से पेपर सेट करना और वापस से स्टूडेंट्स को गलत प्रूव करना हो कि देखो बच्चों मैंने तो किया था वो वाला पेपर, तुम्हें इजी लग रहा था, वो क्या करेगा, वो ट्विस्टेड क्वेश्चन देगा। ट्विस्टेड क्वेश्चन में भी वो ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें कॉमन रॉन्ग आंसर आ रहे होंगे। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाला आंसर तो गलत है, सॉरी ये वाला आंसर तो सही है, जबकि वो होगा गलत, और उसी को टिक करके आओगे और फिर बाद में लगेगा अरे यार इसका आंसर तो ये होना चाहिए था, ये हो गया। राइट, इसमें एग्जामिनर का भी जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि देखो भाई मैंने दोबारा कुछ पेपर लिया और इसमें आधे से ज्यादा लोग हो गए। अगर शिफ्ट टू नहीं कराना पड़ता, री एग्जाम नहीं होता, तो शायद ज्यादा लोग सेलेक्ट हो जाते, तो और भी कम लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब वहां पे ये वाले पॉइंट आ सकते हैं। इसके लिए हमें पहले से क्या करना है, हमें जो मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर हो सकते हैं उसको अवॉइड करना होगा, या फिर उसको बहुत ध्यान से आंसर देना होगा कि यार ये गलत आंसर भी हो सकता है, ऑप्शंस को दोबारा मैं एक बार चेक कर लूं। देखो गाइज, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, तो 100 की जगह 95 ही करो, लेकिन सही करो। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, 100 में से 90 सही हुए और 10 गलत हो गए, तो बेटा 90 मार्क्स भी नहीं आएंगे, है ना। तो मतलब बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब पेपर के बारे में समझ गए कितना हार्ड आ सकता है। पेपर सिर्फ और सिर्फ उतना ही हार्ड आएगा जितना हार्ड शिफ्ट 1 का था, उससे ज्यादा हार्ड नहीं हो सकता। अगर उन्होंने कर दिया तो नॉर्मलाइजेशन में तो भाई स्टूडेंट्स ने तो लंका लगा देनी है, ठीक है, तो उतना ज्यादा हार्ड नहीं करेंगे। अब इसके बाद गाइज एक चीज और जो मैंने आपको सेशन के स्टार्ट में आप सभी लोगों को बोला था कि आज मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसी चीज दूंगा जिससे आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा फायदे होंगे, और आप सभी लोग उन बच्चों से तो ज्यादा बेटर रहोगे जिन्होंने ये सेशन नहीं देखा है, ठीक है। वो क्या है, वो है नोट्स। गाइज यहां पर आप सभी लोग नोट्स देख रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की है। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, फिर इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद आप देखोगे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला, डायग्राम, ग्राफ, टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या है। आप लोगों ने देखा होगा एक क्वेश्चन मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से कराया था, वो भी ब्रेक इवन पॉइंट पे। ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये जो आप देख रहे हो, राइट, है ना। ये सारी चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई है, नो प्रॉफिट नो लॉस का दिखाई देगा। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसके बारे में मैंने आप लोगों को सिखाया था, राइट। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल के नहीं, इंडस्ट्रियल में इन्वेंट्री हो गई, देन इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन हो गया, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल हो गया, मॉडल नंबर 1 के जो फॉर्मूले हो सकते हैं, जिन फॉर्मूले से आप लोगों के आंसर आएंगे। क्वेश्चन मैंने इसमें भी कराया था Q1 Q2 वाला, जिसमें 2 डिमांड दी हुई थी, राइट, और सॉरी 2 डिमांड बोल रहा हूँ, 2 क्वांटिटी दी हुई थी और उससे हम लोगों ने आंसर निकाला था। एक शायद 900 थी और एक 400 थी, जिससे हम लोगों ने आंसर निकाला था 600, राइट, याद आ रहा है। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल कैसा कैसा हो सकता है, सीक्वेंसिंग क्या होगी, सीक्वेंसिंग के रूल क्या क्या होंगे, इनके फॉर्मूले कैसे होंगे, देन पोर्ट सीपीएम में क्या क्या चीजें हैं, ये सारे फॉर्मूले मैंने इसमें डाल दिए। इस तरीके से करते हुए मैंने आप लोगों की अप्रोक्सीमेटली 70 पेज की नोट्स आप लोगों को मैं अभी देने वाला हूं। कहां पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो भी बता दूंगा। साथ में गाइज मैंने इसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डाली है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बाद जो मुझे लग रहा है, आईसी इंजन आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया होगा। आरईसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद आप लोग छोड़ दो या फिर शायद आप उसका रिवीजन ना करो, तो मैंने आरईसी सब्जेक्ट भी डाल दिया है। आरईसी की आप लोगों को सारी नोट्स मिल जाएंगे। आइडल रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है, इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, जो आप लोग क्रिटिकल टेम्परेचर लेते हो वो क्या है, 374.15, क्रिटिकल प्रेशर क्या है, 221.2 बार, डू नॉट अप्लाई, पीवी कोस्ट, मार्टिन, वेट रीजन, ये वो फलान ढमगन, जितनी चीजें हो सकती हैं सारी मेरी नोट्स हैं, उन्हीं की मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक पीडीएफ बना के मैं देने वाला हूँ। कहां पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो आप सभी लोगों को बता रहा हूं। पहले ये आरएसी देख लीजिए। आरएसी के बाद मैंने यहां पर डाल दिया है आप लोगों के लिए वेल्डिंग। अब देखो वेल्डिंग में ये जितनी भी, ये मेरी नोट्स हैं, ये नोट्स मैंने लिखी हुई है ना, लिख करके ही वो बनाई हुई है, जिसको मैंने यहाँ पर डाला है कि भाई किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कौन सी चीज कैथोड है, कौन सी चीज एनोड है, कहां पर हीट जनरेशन कितना होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें। आयंस के बारे में बताया है, ये देखो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कैथोड टू एनोड, राइट, आयंस विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सारी चीजें मैंने लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आगे बढ़ेंगे, यहां पर मैंने आप लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव बताया। फिर जॉइंट के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, रूट क्या है, टो क्या है, वेल्ड फेस क्या है, राइट। फिर उसके बाद आप लोगों से डीसीएसपी, डीसीआरपी, इन सब के बारे में, ऑल्टरनेटिव करंट के बारे में, इन सब के बारे में पूछते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। फिर जॉइंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्लॉट वेल्ड क्या है, प्लग वेल्ड क्या है, लैप जॉइंट क्या है, राइट, है ना।
ये सारी चीजें मैंने आपसे के लिए डाल दिया है। फिर इलेक्ट्रोड कोटिंग से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि इलेक्ट्रोड कोटिंग में स्लैग फॉर्मिंग कौन सी है, आर्क स्टेबलाइजिंग कौन सी है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी और साथ में मैंने देखो टिक भी लगाया। जैसे आर्क स्टेबलाइजिंग के लिए फेल्डस्पार के बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, राइट, तो देखो मैंने यहाँ पर टिक भी लगाया। स्लैग के लिए क्या हो सकता है, डीऑक्सीडाइजिंग इंग्रेडिएंट स्टार्च हो गया, डेक्स्ट्रिंग हो गया, वुड फ्लोर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड वगैरह सब कुछ बता दिया। देन होमोजीनियस वेल्डिंग कौन कौन सी हो सकती है, ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग के बारे में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं गाइस, वो सारी चीजें मैंने आप सभी लोगों को बता दी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेल्डिंग का टॉर्च वगैरह दे दिया, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, MIG TIG के बारे में बता दिया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में बता दिया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग किस तरह जाती है, मैंने सोल्डरिंग के बारे में बताया, ब्रेजिंग के बारे में बताया, सब कुछ बताया। देखो इंडक्शन वेल्डिंग आ गई है ना, फिर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हो गई, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज, थर्मिट वेल्डिंग हो गई, ये सारे फॉर्मूले भी मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप लोग देख सकें, राइट। जो इक्वेशन में आता है कि भाई इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 3:1 का है ना, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। ये देखो सारी चीजें मैंने इसमें लिखी हुई हैं। तो अब ये नोट्स आप लोगों को कहां मिलेंगी गाइस, ये जान लीजिए, और इसको किस तरीके से डाउनलोड करना है उसके बारे में बता देता हूं। तो ये नोट्स आप लोगों को डाउनलोड कर लेनी है और ट्राई टू रिवाइज इट बिफोर स्लीपिंग, राइट। सोने से पहले रिवाइज कर लीजिए, और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसे सुबह सेशन को देख रहा है तो सुबह भी आप लोग इसको रिवाइज जरूर कर लेना। PDF है पूरी, ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए चले जाना, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्सप्लेन करने वाला हो। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करने वाला उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हें नजर डालनी है, तुम्हें अपने आप चीजें समझ में आएंगी, ऐसे ऐसे उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, फॉर फ्री PDF नोट्स आपको क्या करना है गाइस, इसको समझिए। आप लोगों को जाना है टेलीग्राम में, ठीक है, और टेलीग्राम में जाने के बाद आप लोगों का जो ग्रुप है वो ग्रुप है शिवम सर मैकेनिकल, ठीक है। कौन सा ग्रुप है, शिवम सर मैकेनिकल। जब आप उसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद राइट आप लोगों को PDF वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। यही PDF नोट्स हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है, इसी ग्रुप में मैं आज ही डाल दूंगा। एंड गाइज अब डरने वाली कोई बात नहीं, अब तो बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हो एग्जामिनेशन के, तो बढ़िया तरीके से सो, बढ़िया तरीके से आप लोग उठो और खूब सारा पानी पियो, कॉफी वगैरह पी लो, रेड बुल है ना, विंक्स मिल जाएंगे तुम्हें उड़ने के लिए। उड़ना बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके अच्छे से एग्जाम देना, और डरना बिल्कुल भी मत, ठीक है। बी पॉजिटिव। और एक चीज हमेशा याद रख लेना, ये जो किस्मत होती है ना, कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, तो बेटा बेटा एक बात हमेशा याद रखना है कि जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं ना, उनके ऊपर ये किस्मत फिदा होती है। तो बस तुम अपनी मेहनत किए जाओ, किस्मत ना बिल्कुल दौड़ते भागते तुम्हारे पास आएगी। बस मेहनत पे अपने भरोसा रखो, और मेहनत पे भरोसे के साथ साथ खुद के ऊपर भरोसा रखो कि तुम कर लोगे, ठीक है। कल का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा तुम्हारा, मुझे पता है तुम्हारा एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा, और जब तुम्हारा एग्जामिनेशन हो जाए देन इसी ग्रुप पर मिलेंगे और बढ़िया वाली बातें करेंगे। सब कुछ हम लोग चेक करेंगे कि कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है, राइट। एंड आई बिलीव कि ये जो आप लोगों को मैं नोट्स दे रहा हूँ, इन नोट्स से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने के लिए 110% मिलेंगे, क्योंकि मैंने वेल्डिंग भी इसमें डाली है। इंडस्ट्रियल के तो आप लोगों को क्वेश्चन देखने ही मिलेंगे, साथ में आप लोगों को जाइंट चार्ट वगैरह सब कुछ डाल दिया भाई मैंने, थर्मलिक्स वगैरह भी डाल दिए, जितनी नोट्स में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो सब डाल दिए। सब जाओ जल्दी से जाकर के डाउनलोड कर लो, है ना, और उसको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है गाइस। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया तरीके से एग्जाम देना, ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय।